सीरीज कॉम्बिनेशन। कल बेटा आपको बताया गया था, इंडक्टर की कहानी बताई जा रही थी, सीरीज कॉम्बिनेशन बताया जाता है बेटा, पता ना। सीरीज कॉम्बिनेशन हुआ जब छोटी दूरी के हो तो दूर दूर हो गया था दोनों। क्योंकि ये बेस बड़ा चाहिए तो से ये बेस बड़ा चाहिए तो से प्लस माइनस ये पास। नेक्स्ट हेडिंग करेंगे बेटा, कल कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टेंसेज हुए थे। लास्ट में बेटा कल कॉम्बिनेशन ऑफ क्या इंडक्टेंसेज आपको बताए गए थे, उसमें सीरीज कॉम्बिनेशन आपका हो गया था। लास्ट लेक्चर में आपको सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टेंसेज बता दिए गए थे, आपको पैरेलल कॉम्बिनेशन बताना था। ठीक, तो नेक्स्ट इसमें पॉइंट है बेटा पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टेंसेज, देखिएगा। हाँ, नेक्स्ट करेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टेंसेज। ऐसे सिंपल वे में कह लो, अगर आपको लॉन्ग डिस्टेंसेज पे हैं, अगर इंडक्टर्स जो है वो लार्ज डिस्टेंस पे रखे गए हैं, तो उस केस में जो सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन का बिहेवियर होता है वो सेम एज ए क्या रेजिस्टेंस होता है। जैसे सीरीज कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस को R = R1 + R2 आप कर लेते थे, ऐसे यहाँ पे भी क्या L की वैल्यू जो हो गई सीरीज कॉम्बिनेशन में L1 + L2 कर लिया, और जब पैरेलल कॉम्बिनेशन लेंगे लॉन्ग डिस्टेंसेज अगर रखे गए हैं तो वहाँ पर आपका क्या होगा 1/LP की वैल्यू 1/L1 प्लस क्या हो जाएगा 1/L2 + 1/L3 जो भी रहेगा, आप रेसिप्रोकल सम कर लेंगे। तो दैट मीन्स जो बिहेवियर अगर कंसीडर किया जाए, क्या कहना है बिहेवियर अगर कंसीडर किया जाए लार्ज डिस्टेंसेस के लिए, वो लाइक क्या होता है रेजिस्टेंस जैसे बिहेव करेंगे। ठीक है, तो लिखिएगा पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टेंस लिखिए, इफ टू कॉइल्स ऑफ सेल्फ इंडक्टेंसेज L1 and L2, if two coils of self inductances L1 and L2 having mutual inductance and L2 having mutual inductance M are connected in mutual inductance M are connected in parallel and are far from each other मतलब एक दूसरे से क्या है लार्ज डिस्टेंस पे हैं, फार फ्रॉम ईच अदर, देन नेट इंडक्टेंस ऑफ कॉम्बिनेशन नेट कॉम्बिनेशन का इंडक्टेंस जो होगा बेटा नेट इंडक्टेंस ऑफ कॉम्बिनेशन, जो कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट इंडक्टेंस होगा या नेट इंडक्टेंस होगा, देन नेट इंडक्टेंस ऑफ कॉम्बिनेशन। ठीक, लिखिएगा जो L की वैल्यू होगी इक्विवेलेंट बेटा पैरेलल कॉम्बिनेशन में, अगर वो लॉन्ग डिस्टेंसेस पे एक दूसरे से रखे गए हैं तो 1/L3 की वैल्यू लिखेंगे 1/L1 + 1/L2 के बराबर होगा, मतलब रेजिस्टेंस लाइक आप वहाँ पे ट्रीट करेंगे। ठीक, बट अगर वो कैसे हैं नियर डिस्टेंस पे हैं, ठीक, तो उस कंडीशन में यहाँ पे जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है बेटा उसका भी रोल होगा। ठीक, तो पहले इसको नोट कर लीजिए, नीचे लिखिएगा, हो गया। when they are नेक्स्ट लिखेंगे when they are situated close to each other, when they are situated close to each other, जब वो एक दूसरे के होंगे पास होंगे। ठीक, when they are situated close to each other लिखिएगा, then जैसे अगर दो ही रहता बेटा और लॉन्ग डिस्टेंस पे होता तो आपने लिखा था 1/LP की वैल्यू 1/L1 + 1/L2, उसी को आप सिंप्लीफाई करते तो L1 L2/L1 + L2 आता। ठीक भाई, जैसे आपने लिखा इसको, अगर इसका LCM हम लोग ले लें बेटा तो 1/LP की वैल्यू होगी LCM L1 L2 आएगा, तो L1 का प्लस क्या हो जाएगा ऊपर L2, तो LP
निकालो भाई L1 L2 अपान कितना L1 प्लस L2। अगर कोई इंडक्टेंस को आपने कनेक्ट किया पैरेलल में तो होता ना, तो कहा क्या जाता है अगर दो हैं बट वो कैसे है क्लोज टू ईच अदर, जब क्लोज टू ईच अदर होगा तो म्यूचुअल इंडक्टेंस भी वहाँ पे अप्लाई होगा। ठीक है, तो जब म्यूचुअल इंडक्टेंस अप्लाई होगा तो वहाँ पे रिलेशन बन जाएगा LP इक्वल टू L1 L2 माइनस M स्क्वायर अपान L1, ठीक, अपान क्या हो जाएगा L1 प्लस L2 प्लस 2M के 2 प्लस माइनस 2M के इक्वल हो जाएगा। तो इक्विवेलेंट की वैल्यू आप निकालेंगे तो यहाँ पे LP की वैल्यू कितनी आ जाएगी L1 L2 प्लस क्या है माइनस क्या M स्क्वायर अपान L1 L2 L1 प्लस L2 प्लस माइनस क्या 2M हो जाएगा, प्लस माइनस क्या हो जाएगा बेटा 2M के बराबर हो जाएगा। तो ये कंडीशन आपका होता है LP की वैल्यू L1 L2 माइनस M स्क्वायर अपान L1 प्लस L2 प्लस माइनस 2M के इक्वल होगा। दिखा दीजिए आप कहाँ के लिए थे? तबीयत खराब हो गई, ठंडी लगी थी। ओके बेटा, तो ये केस आपका होता है, क्या होगा कैसे होगा यहाँ से दिखा देते हैं। ठीक, दूसरा एक टर्म होता है बेटा किसी इंडक्टर को जब हम लोग क्या करेंगे, अगर उसको चार्ज यानी कि करंट अगर पास आउट करा दें तो उसमें कैसे करंट का डिके या ग्रोथ होता है, ग्रोथ ऑफ करंट, ग्रोथ एंड डिके ऑफ करंट इन LC सर्किट या LR सर्किट। ठीक, अगर कोई इंडक्टेंस है जुड़ा हुआ किसी सर्किट में तो उस केस में वहाँ पे करंट की वैल्यू कैसे इंक्रीज या डिक्रीज करती है। तो ज़रा ऐसा सुन लीजिए, फिर आप जब अभी हम लोग पढ़ेंगे AC सर्किट, जब AC सर्किट पढ़ेंगे तो उस कंडीशन में वहाँ पे और बताया जाएगा। जो AC सर्किट होता है बेटा, ठीक, तो उसमें आप आगे बढ़िए कैपेसिटर, अभी आपने पीछे आपने पढ़ा था कैपेसिटर, इंडक्टर और रेजिस्टेंस, उन्हीं के कॉम्बिनेशन को हम लोग वहाँ पे स्टडी करेंगे डिटेलिंग में। ठीक, तो कंडीशन अगर आप हैं अगर इंडक्टर है या इंडक्टेंस है, ठीक, कोई इंडक्टर या इंडक्टेंस आपका है तो उस केस में अगर बेटा इंडक्टर है तो क्या करेगा वो इंडक्टर इनिशियली जब किसी सर्किट में हम अप्लाई करते हैं, ठीक है, तो उस कंडीशन में वो बिहेव करता है एज ए इनफाइनाइट रेजिस्टेंस की तरह। कैसे काम करेगा, एज ए इनफाइनाइट रेजिस्टेंस। लेकिन जैसे जैसे टाइम पास होता है वैसे वैसे उसका बिहेवियर कन्वर्ट हो जाता है किसमें, एज ए कैपेसिटर की तरह, वैसे एज ए कंडक्टर की तरह। मतलब ठीक है, एज ए बाद में क्या काम करेगा, एज ए कंडक्टर की तरह बिहेव करेगा। इसी का उल्टा होता है कैपेसिटर में। कैपेसिटर इनिशियली जो होता है जब वो अनचार्ज फॉर्म में होता है तो काम करता है एज ए क्या, कंडक्टर, और जब कंप्लीट चार्ज हो जाता है तो काम करने लगता है एज ए इंसुलेटर। ठीक, तो उस केस में कैपेसिटर जैसे आप सर्किट में लगाए हुए हो, इनिशियली करंट क्या करेगा, फ्लो करेगा, लेकिन जैसे जैसे उसकी चार्जिंग होगी, चार्ज उस पर स्टोर होता जाएगा, वैसे वैसे आपका उससे क्या होता है, इफेक्टिव रेजिस्टेंस रिएक्टेंस की वैल्यू बढ़ती जाती है और कंप्लीट चार्जिंग तो इनफाइनाइट रेजिस्टेंस जैसे काम करने लगता है, तो वहाँ से करंट पास होना बंद हो जाता है। ठीक, ऐसे ही स्टार्टिंग में जो क्या इंडक्टेंस होता है वो आपका क्या एज ए बिहेव करता है क्या, लार्ज रेजिस्टेंस, और वहाँ से करंट पास होने नहीं देता, धीरे धीरे फिर वो क्या होता है, कन्वर्ट हो जाता है एज ए कंडक्टर की तरह। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया जैसे जैसे टाइम पास होगा वैसे वैसे करंट की वैल्यू क्या करेगी आपकी, घटेगी या बढ़ेगी। जो करंट आपका होगा करंट की वैल्यू ग्रो करेगी, इंक्रीज करेगी या डिक्रीज करेगी, टाइम के साथ इंक्रीजमेंट होगा या डिक्रीजमेंट होगा। अगर टाइम के साथ हम लोग कंसीडर करते हैं किसी भी अगर इंडक्टर को, ठीक, अगर करंट पास आउट कराई जा रही है तो उस केस में क्या करेगा, करंट वहाँ पे ग्रो करेगा या फॉल करेगा, ग्रो करेगा। यानी करंट जो होगा, ठीक है, जब चार्जिंग करेंगे तो उस केस में पहले कम होगा, धीरे 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 करंट की वैल्यू क्या करेगी, इंक्रीज कर दी जाएगी, पीक वैल्यू तक इंक्रीज करेगी, इनफाइनाइट नहीं होगी, कहाँ तक, पीक वैल्यू तक आपका इंक्रीज करेगा। उल्टा जब आपकी डिस्चार्जिंग होती है तो उस कंडीशन में क्या करेगा, वो धीरे धीरे क्या करेगा, डिक्रीजमेंट होता है, वहाँ पे क्या होगा आपका, डिक्रीजमेंट होगा, और पीक वैल्यू से फिर रिड्यूस होकर कहाँ तक, जीरो पे हम लोग टच नहीं करेंगे, जीरो के लिए इनफाइनाइट टाइम की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक, तो उस केस में नीचे जीरो लाइन को टच नहीं कराएंगे,
ना तो इन्फिनिटी को टच कराएंगे ना तो जीरो को टच कराएंगे। तो ये कंडीशन आपका होता है कैसे इंक्रीजमेंट या डिक्रीजमेंट होता है। हम लोगों ने जब वहाँ पे कैपेसिटर की कंडीशन की थी तो वहाँ पे बताया गया था, चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर बताया गया था ना। तो उस केस में वहाँ पे जो है जैसे टाइप से वहाँ रिलेशन बनता है वैसे आपका रिलेशन यहाँ पे बनेगा, बस थोड़ा सा कांस्टेंट फैक्टर हमारा चेंज हो जाता है रिलेशन जो होता है। तो लिख लीजिएगा शॉर्ट में, ग्रोथ एंड डिके ऑफ करंट इन LR सर्किट, या तो कहो उसी सर्किट पढ़ाएंगे तभी करा देंगे, वहीं कर लेना बेटा। जब LR हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ सर्किट पढ़ेंगे ना तो उसी समय वहीं करा देंगे। अभी बाकी इतना याद रखना। तो देखो इतनी चीज़ वहाँ पे हम लोग LC सर्किट में पढ़ेंगे, LC ऑसिलेशन, ठीक है। जो LC ऑसिलेशन होगा टाइम पीरियड वगैरह उसका हम लोग निकालेंगे वो चीज़ें, और ये ठीक। तो नेक्स्ट हेडिंग कर लीजिए ED करंट, ED करंट। इस पे क्वेश्चन है। हाँ बेटा क्वेश्चन करा दे इस पर, डायरेक्ट ही बनता है बेटा वहाँ क्वेश्चन नहीं होगा मोस्टली EMI की बात से मोस्टली EMI से क्वेश्चन नहीं हुआ था। चलिए तो कल क्वेश्चन कर लीजिए तब उसके बाद करिएगा। स्टैटिक EMI पे हुआ था, अभी ट्रांसफार्म वगैरह तो हम लोग पढ़े नहीं हैं। एनर्जी भी आप चलिए एक सेल्फ इंडक्टेंस पे कर लीजिए, बोले देखिए टू कॉइल्स ऑफ सेल्फ इंडक्टेंसेस, two coils of self inductances 2 microfarad milli henry, self inductances 2 milli henry मिली का मतलब 10 and 8 milli henry, 2 milli henry and 8 milli henry are placed so close together that the effective flux in one coil is completely linked to the other लिखिए। देन म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन द कॉइल्स इज, म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन द कॉइल्स इज, तो जो म्यूचुअल इंडक्टेंस होगा कॉइलों के बीच में कितना होगा, म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन द कॉइल्स इज, जो कॉइल होंगे बेटा उनके बीच का म्यूचुअल इंडक्टेंस की वैल्यू कितनी होगी। दो कॉइल हैं उनको हम लोग क्या किए बेटा, एक दूसरे के रेजिस्टेंस रखा गया है कि एक कॉइल के पास होने वाला टोटल फ्लक्स दूसरे से क्रॉस कर रहा है। हेलो 4 में 10 पर -3, 4 में 10 पर -3 हेनरी।
क्यों हो गया बेटा? सर जी इसे कह रहे हो अंगना सजाएंगे। हाँ और क्या, क्यों नहीं भाई? चलो ठीक है। क्या लिया बेटा? क्वेश्चन था। क्वेश्चन हो गया? हाँ चल देखो बोला गया था बेटा कि अगर जब दोनों मेरे क्लोज डिस्टेंस पे होंगे, ओवरलैप करें तो 100% क्या होगा? इंडक्शन होगा। तो उस केस में एम की वैल्यू रूट कितना होगा? हाँ L2 ठीक। तो L1 की वैल्यू कितना है? 2 हाँ दो इधर 2 लगो तो डिवीजन में आ जाएगा। दूसरा कितना 8 तो हो गया रूट 16 का रूट करेंगे तो 4 और एम की वैल्यू 4 मिली। ठीक है। क्लोजर डिस्टेंस के लिए देखो आपको फार्मूला दिखाया गया था। तो उस केस में जो कंप्लीट आपका क्या होगा? पास आउट होगा। तो एम की वैल्यू रूट L1 इंटू क्या होता है? L2 के बराबर होता है। उसी पे रख के आप निकाल लेंगे। ठीक। और सर जी थ्योरेटिकल जाएगा। हाँ बेटा थ्योरेटिकल अगला लिखिएगा। क्वेश्चन when the current changes from when the current अब इस या तो LC oscillation कहिए बता दें यहीं पे। when the current changes from +2 to -2 एम्पियर +2 एम्पियर TO2 -2 एम्पियर +2 एम्पियर to -2 एम्पियर in 0.05 सेकेंड +2 एम्पियर to -2 एम्पियर इन 0.05 सेकेंड 0. कितना 05 सेकेंड में अगर +2 से -2 एम्पियर हो जा रहा है। ठीक है लिखिएगा। एंड EMF ऑफ 8 वोल्ट इज इंड्यूस्ड एंड EMF ऑफ 8 वोल्ट इज इंड्यूस्ड इन द कॉयल एंड EMF ऑफ 8 वोल्ट इज इंड्यूस्ड इन द कॉयल लिखिएगा। द कोफिशिएंट देन द कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन ऑफ द कॉयल इज देन द कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन ऑफ द कॉयल इज देन द कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन ऑफ द कॉयल इज कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन ऑफ द कॉयल इज हो गया। देन द कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन ऑफ द कॉयल इज। आप लोग छुट्टी के बारे में फिलहाल पूछ लीजिएगा जैसा भी रहेगा और उसको ग्रुप में डलवा दीजिएगा। ठीक। उससे सारी चीज़ें बंद हैं तो गवर्नमेंट की मेन वो है उसमें कैसा नहीं बंद होगा? वैसे जाम रहेगा। हाँ सब ब्लॉक रहेगा सारी चीज़ें। हाँ सब लोग घंटी बजाते रहेंगे, राम पूजा होता रहेगा। आप लोग भी करिएगा जो लोग मानते हैं। कितने लोग मानते हैं? ईश्वर में विश्वास रखने वाले चाहे किसी भी धर्म से हो अपने धर्म के रिगार्डिंग ही मानिएगा, है ना? मानना चाहिए। क्योंकि कहीं ना कहीं ईश्वर तो है ही है तभी सब कुछ चलता है। वो बात अलग है, थोड़ा सा लोग साइंस जान जाते हैं तो सब साइंस से चलाने लगता है ना? ठीक। बट जब मुसीबत में आते हैं तो भगवान का ही नाम बाद में लेते हैं। ठीक है। हाँ नहीं मुसीबत में तो लेते हैं, बाकी टाइम ले ना लें। ठीक। चलो मानना चाहिए। अपने इष्ट हैं कम से कम उनके कुछ जो भी वो है उनका अनुपालन हो पाए वो उतना ही बेहतर। जी सर हो गया, ख़त्म हो गया। क्वेश्चन कर दिया, समझे नहीं पाए ख़त्म हुआ कि नहीं अभी। लगाइए बेटा जल्दी करिए। ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। अगर किसी के घर में बवाल चल रहा हो तो महीने भर उसके घर में रामायण दिखा दीजिए तो कहीं ना कहीं बवाल शांत हो जाएगा। बवाल का मतलब जानते हैं ना, अंतर्द्वंद। ठीक। अगर उसके कुछ ऐसे चीज़ें हैं या उनको पढ़ा दिया जाए, ठीक, तो कहीं ना कहीं वो उससे कुछ ना कुछ सलूशन ज़रूर निकल जाएंगे। हमारे यहाँ लड़ाइयाँ क्यों होती हैं? कारण क्या है? ठीक कि सब कोई अपना छीनना चाहता है। ठीक। और वहाँ पे इतने बड़े त्याग के बारे में दिखाया गया है और जो चीज़ें कहीं ना कहीं सही है। ठीक। तो अगर आपको दिखा दिया जाए तो क्या होगा? सुधर जाएगा। और महाभारत दिखा दीजिए तो नहीं होना रहेगा तो भी हो जाएगा। ठीक।
यही दोनों में अंतर है, दोनों ही ग्रंथ हैं, बट क्या एक जोड़ता है दूसरा तोड़ता है। ठीक, और वही काम आजकल महाभारत का काम कौन कर रहा है? हमारे यहाँ जो सीरियल चलते हैं ना, ठीक, गवर्नमेंट को इसको स्ट्रिक्टली बैन कर देना चाहिए। जितने पठान सीरियल बनते हैं सारे सीरियल में सास बहू की लड़ाई, क्या देवरानी जेठानी होती है बेटा, देवरानी जेठानी की लड़ाई, ननद भौजाई की लड़ाई, बस यही केवल होता है और कुछ नहीं होता है। कहीं जुड़ने वाला चीज़ तो दिखाते नहीं कि इसमें ऑपरेट कर रहे हैं, जुड़ रहे हैं। ठीक, ऐसे सारे सीरियलों सारे फिल्मों को क्या कर देना चाहिए? स्ट्रिक्टली बैन। चलो देखो बेटा, जल्दी करो भाई। आया जी? ये तो 8 वोल्ट दे ही सकते हैं। आपको फाइंड क्या करना है? सेल्फ इंडक्टेंस की वैल्यू फाइंड करनी थी, और रिलेशन होता है E इक्वल टू क्या? -L/di/dt। और यहाँ पे साइन केवल इंडिकेट कर रखता था क्या? अपोजिट को। तो हमें मैग्नीट्यूड से मतलब है, साइन से मतलब नहीं है बेटा। तो E इक्वल टू कितना हो जाएगा? L/di/dt। साइन केवल अपोजिट इंडक्शन को रिप्रेजेंट करता है। इसकी वैल्यू आपको 8 वोल्ट दिया है, 8 दिया ना, एल की वैल्यू फाइंड करना था। करंट जो है -2 से 2, मतलब 4 का चेंज हो रहा है। -2 टू क्या 2 कि +2 से -2 हो रहा है। देखो +2 तो फाइनल आपका कितना हुआ? 4 चेंज। ठीक, 2 -2 मतलब 4 का चेंज हो रहा है। कितने का चेंज हो रहा है? 4 का चेंज हो रहा है। 4 और टाइम कितना है बेटा? 0.05 सेकेंड में इतने का वोल्ट पोटेंशियल का चेंज हुआ है, करंट का चेंज हुआ। तो आप देख लो एल की वैल्यू हो जाएगी 8 × 0.05/4 हो जाएगी। उनसे मल्टीप्लाई करेंगे 0.1 हेनरी। कितना हो गया? 0.1 हेनरी। तो जो इंडक्टेंस की वैल्यू हो गई 0.1 हेनरी। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है बेटा, मल्टीपल टाइम। गिन के बताएं? ठीक, कम से कम 15 बार पूछा गया है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 टाइम्स। 21 बार एग्जामों में आ चुका है सेम डाटा। ठीक, हो गया बेटा? चलो, तो ये केस आपका होता है, यहाँ से आप फाइंड आउट कर लेंगे। अच्छा जी, जल्दी करो। 0.1 जी, नेक्स्ट आप कर लेंगे। ठीक, ए और बी के टर्मिनल पॉइंट्स आपको दिए गए हैं। जो इंडक्टेंस है 3 हेनरी है, ईच का जो इंडक्टेंस है, ठीक है, वो 3 हेनरी दिया गया है। इसके सब इंडक्टेंस की वैल्यू 3 हेनरी है सबके। इक्विवेलेंट इंडक्टेंस की वैल्यू फाइंड करना है। इक्विवेलेंट जो इंडक्टेंस होगा उसकी वैल्यू आपको फाइंड करना है। जल्दी करिए। हाँ जी, है ना? कैसे सर? हेवन में जल्दी करिए। सिंपल सा क्वेश्चन है, और ये भी कई बार पूछा गया, 3-4 बार ये भी आया हुआ है। आपको रेजिस्टेंस में बहुत सारे इस टाइप के सर्किट का बनाया गया था। ठीक है,
ओके बेटा 1.5। हमारा हाँ 3 मीटर दूर उतना हो रहा है। आपका भी आया है? मेरा है। अच्छा हम तो कभी यार पहुँच गया है। हाँ जी और लोग का जल्दी कर बेटा। चलिए देखिए ये सीरीज है कि पैरेलल में, कॉम्बिनेशन में भी सीरीज है पैरेलल ऐसे देखो नहीं समझ में आ रहा तो यहाँ से तो ये पॉइंट गया, ये डायरेक्टली कनेक्टेड है, ये भी यहाँ से जाके दोनों ही डायरेक्टली कनेक्टेड, मतलब एक पॉइंट से तीनों का एक पॉइंट से कनेक्टेड है बेटा, दूसरा एंड दूसरे पॉइंट से कनेक्टेड है। इस केस में मान लो ये है क्या 3 हेनरी, तीनों पैरेलल में हो गए ना। और पैरेलल कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट क्या होता है 1/LP की जो वैल्यू होगी 1/L1 + 1/L2 + 1/3 कितना L3 1/3 + 1/3 + 1/3 बेटा जोड़ोगे तो 3/3 कैसे हुआ तो क्या आ गया 1। तो इसको रिवर्स करेंगे 1/1 LP की वैल्यू कितनी आ गई 1.5 कैसे आ रहा था जी? अरे दो ही कैसे इतना बड़ा बात ये बना है ऐसे अलग छोड़ देगी? हाँ देखो आप जो एग्ज़ाम देने जा रहे हो बेटा वो ऐसा एग्ज़ाम है जहाँ पे अगर क्या थोड़ा भी वेरिएशन रहेगा तो नेगेटिव लेके आता है ना। इसलिए 100% एक्यूरेट रहेगा तभी पॉजिटिव में मिलेगा। जैसे बोर्ड में हम लोग लिखते हैं ना तो 5 नंबर का क्वेश्चन है तो आधा तो सही लिख दिया तब 1-2 नंबर मिल जाता है। यहाँ मिलता कम है जाता ज़्यादा है। हाँ जी सर तोड़ दीजिए, हम तोड़ नहीं पाए थे इस बार सही से। देखो ये ए से चले, ए से यहाँ पहुँचे डायरेक्ट लिंक है, ये जब तक कोई दूसरा यहाँ पे नहीं लगा होगा तब तक ये एग्जैक्ट क्या सेम माना जाता है। जैसे यहाँ से देखो ये दो साइड यहाँ इसका एक इस पॉइंट से जुड़ा हुआ है और इसका एक पॉइंट, तीनों का एक साइड जो है एक पॉइंट से जुड़ा हुआ है ए से, और तीनों का बी को ये बी डायरेक्ट जुड़ा, यहाँ से बी दोनों डायरेक्ट जुड़े हुए हैं। तो तीनों के बी पॉइंट से दूसरा इधर क्या बी से जुड़ा हुआ है, पहला ये कहाँ से जुड़ा हुआ है ए से जुड़ा हुआ है। तो तीनों कैसे हो गए पैरेलल में? ये पैरेलल में हो गया तो कंडीशन क्या बनेगी रेसिप्रोकल सम कर लीजिए तीनों का। हो गया? कंसेप्चुअल है थोड़ा सा। आप अभी हमने बताया था बेटा कि जो इंडक्टर होता है इनिशियली फाइनाइट रेजिस्टेंस जैसे काम करेगा और जब फाइनली क्या होता है एज ए कंडक्टर जैसे बिहेव करेगा। उसी पॉइंट को कंसीडर करके क्वेश्चन लंबा सा बनाया गया है। हम डायग्राम से समझा रहे हैं, इतना बड़ा लिखने का एक पेज का क्वेश्चन है। बोला क्या किया बेटा कि आपको क्या सर्किट जो दी गई है, सर्किट में एक बैटरी आपको दी गई है, एक रेजिस्टेंस है और एक इंडक्टर है और 2 बल्ब्स लगे हैं। उनका अरेंजमेंट कुछ इस तरह से दिखाया गया है। ये कंडीशन आपको दी गई है, ठीक दिख रहा है। कहा क्या जा रहा है बेटा, जब स्विच यस को हम लोग ऑन करेंगे, स्विच यस को क्या करेंगे ऑन करेंगे तो इसमें 2 बल्ब्स आपके लगे, एक B1 है दूसरा B2, एक B1 है दूसरा B2। दिस इज B1, ऊपर वाले B1 जो इंडक्टर के थ्रू जुड़ा है
रेजिस्टेंस के थ्रू जो है बल्ब V2 ले रहे हैं, और यहाँ पे सोर्स है जो आपकी बैटरी का काम कर रहा है B है। ठीक बेटा, जब स्विच S को ऑन करोगे, ये स्विच आपका है, S को जब ऑन करेंगे तो यहाँ पे 4 आपको स्टेटमेंट दिए गए हैं। क्या होगा, S को ऑन करेंगे, जैसे स्विच ऑन करेंगे करंट फ्लो करना क्या करेगा, शुरू करेगा। अब कहाँ क्या जाएगा, जैसे यहाँ से करंट गया बेटा, और करंट यहाँ से आई जा रहा है, अब जा ही जाएगा, उसके पास 2 रूट हुए ना, एक इधर से खुल जाएगा, कुछ इधर से जाएगा। तो कंडीशन क्या बोला जा रहा है, अब आप पॉइंट समझेंगे। बोला गया व्हेन स्विच इज क्लोज्ड, क्लोज का मतलब यहाँ ऑन होता है, ध्यान रखेंगे। इलेक्ट्रिसिटी में जहाँ पे स्विच क्लोज कहेंगे इसका मतलब स्विच को ऑन किया, जहाँ पे स्विच क्या ओपन कहेंगे वहाँ पे इसका मतलब स्विच को ऑफ कर दिया। ऑफ करना मतलब ओपन, क्लोज करना मतलब क्या, ऑन करना। हम लोग जनरली क्लोज का मतलब बंद कहते हैं, ठीक, बंद नहीं, वहाँ ऑन होता है, ठीक, तो ऑन हो रहा है। तो कंडीशन क्या कहा जा रहा है कि अगर आपने स्विच को ऑन किया यानी कि क्लोज किया, तो उस कंडीशन में क्या सिचुएशंस आपकी होंगी। देखो पहला है द बल्ब B2 लाइट्स अप, यानी कि बल्ब B2 जो है वो जलेगा, ठीक है, लाइट्स अप अर्लियर देन B1, ठीक, एंड फाइनली बोथ इज क्या, बल्ब साइन इक्वली ब्राइट, मतलब पहले बल्ब B2 जलेगा, उसके बाद B1 जलेगा, और फाइनली दोनों इक्वली ब्राइटनेस के साथ जलना शुरू कर देंगे। दोनों की चमक बराबर हो जाएगी अगर इनकी पावर आपस में बराबर हो, ठीक। तो उस केस में पहले तो क्या है आपका, पहला ऑप्शन है कि इनिशियली जैसे स्विच को ऑन करोगे B2 ब्राइट मतलब चमकना शुरू करेगा, देन B1 एंड फाइनली B1 एंड B2 आर इक्वली क्या, ब्राइट, मतलब दोनों की चमक जो होगी, जो रोशनी निकलेगी, दोनों की बराबर निकलेगी, पहला पॉइंट, ठीक। सेकेंड पॉइंट B1 लाइट अप अर्लियर, यानी कि B1 पहले जलेगा, B1 लाइट्स अप अर्लियर एंड फाइनली बोथ द बल्ब्स, ठीक, बोथ द बार इक्वली ब्राइटनेस, दोनों बल्बों की जो ब्राइटनेस होगी वो कैसे हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। पहले B1 जलेगा फिर B2 जलेगा, और फाइनली दोनों बल्बों की ब्राइटनेस जो रहेगी वो सेम रहेगी। दूसरा ऑप्शन है। तीसरा B2 बल्ब, ठीक, तीसरा आपका ऑप्शन है, एक मिनट तो देखिए, B2 बल्ब अप अर्लियर एंड फाइनली B1 साइन टुगेदर, ठीक, साइन लाइटर ब्राइटर देन B1 साइन ब्राइटर देन B2। कहा गया पहले कहा गया B2 जलेगा, पहला कौन चल रहा है आपका, बल्ब B2 जलेगा, और B2 जलने के बाद जो B1 आपका जब जलना शुरू करेगा, कौन सा B1 जो होगा, B1 की ब्राइटनेस जो होगी वो B2 से कैसी हो जाएगी आपकी, B2 की तुलना में B1 की जो ब्राइटनेस होगी बेटा वो ज़्यादा हो जाएगी। फाइनली ये कहा जा रहा है, ठीक, ठीक, उनको बताइए, ढूंढना पड़ता है इसमें, बुक पर जाते हैं, इसलिए बुक और क्या मोबाइल में ही अंतर है, ठीक। देखो ऑप्शन भाग के पता नहीं कहाँ भाग गया है ना। अगला क्वेश्चन आपका लास्ट ऑप्शन आपको है B1 एंड B2 लाइट अप टुगेदर विथ इक्वल ब्राइटनेस एट ऑल, मतलब B1 और B2 दोनों साथ साथ में जलेंगे, दोनों की ब्राइटनेस क्या रहेगी, सेम। क्वेश्चन समझ लो। पहला ऑप्शन था B2 लाइट अप इनिशियली अर्लियर, मतलब ये पहले जलेगा फिर बाद में B1 जलेगा, और फाइनली दोनों का ब्राइटनेस जो होगा समान रहेगा, बराबर रहेगा। पहला क्वेश्चन, पहला ऑप्शन। दूसरा B1 पहले जलेगा, ठीक, B2 बाद में जलेगा, और फाइनली दोनों का ब्राइटनेस सेम हो जाएगा फिर, ठीक। तीसरा ऑप्शन B2 पहले जलेगा, B1 बाद में जलेगा, और ब्राइटनेस ऑफ B1 फाइनली विल ग्रेटर देन B2, ठीक। और चौथा है दोनों साथ साथ जलेंगे और दोनों की ब्राइटनेस भी सेम रहेगी एट ऑल, मतलब हर समय दोनों की ब्राइटनेस भी सेम रहेगी। अब ज़रा सा सोच के बताइए आप कौन सा ऑप्शन सही है। हाँ जी, जी साहब, तीसरा सही है। क्या है तीसरा? कौन वाला बेटा? हाँ हाँ, पहले जलेगा B2 और लाइट ज़्यादा देगा B1, ये तीसरा ऑप्शन है। B1 बाद में जलेगा तीसरे ऑप्शन में, पहले B2 जलेगा। तीसरा ऑप्शन है पहले B2 जलेगा, ठीक,
और फाइनली जो है B1 की ब्राइटनेस ज़्यादा हो जाएगी B2 से। सर इसलिए इस हिसाब से बोल रहे हैं क्योंकि वहाँ पे आर रेजिस्टेंस लगा है जी तो अगर वहाँ पे जाएगा तो करंट का कुछ तो होगा लॉस वहाँ से तो इसकी वजह से जो B2 की अपेक्षा B1 ज़्यादा है B2 की अपेक्षा B1 ज़्यादा साइन करेगा। अच्छा जलेगा कौन पहले? चलिए तो सर ऑप्शन में तो एक ही दिया तो B2 ही जलेगा। अच्छा एक ही दिया तो इसलिए B2 ही जलेगा, ना तो दोनों जला देते हैं। नहीं तो चौथा ऑप्शन है दोनों साथ साथ जलेंगे। दोनों साथ साथ जलेंगे पर साइन दोनों का सेम नहीं रहेगा ना अच्छा साइन ऑप्शन दे दिया इसलिए गलत हो गया वो। इसकी वजह से मतलब अगर ये ऑप्शन दे दिया जाए कि बोथ आर क्या लाइटेड साइमल्टेनियसली साथ साथ बट ब्राइटनेस ऑफ B1 इज ग्रेटर देन B2 तो ये ज़्यादा सही हो जाएगा आपके कार्डिंग। पक्का है? हाँ जी भैया जी अभी कुछ अपने ज्ञान को बी वाला सही रहेगा। मतलब पहले चलेगा B1 और फिर बाद में चमकेगा कौन? B2 ज़्यादा चमकेगा। ज़्यादा नहीं चमकेगा। अच्छा बराबर चमकेगा। दोनों ब्राइटनेस एक ही लेंगे, बस पहले B1 जलेगा फिर B2 की बाद में। चलिए बैठिए बैठिए। और कोई जी? पहले जलेगा B1 है। अच्छा B1 ही पहले जलेगा साहब। जी सर। अच्छा और ब्राइटनेस भी वही जगेगा सबसे ज़्यादा, लेकिन B1 ऐसा का? ऑप्शन में था ही नहीं। हमारे साथ तो पहला ऑप्शन चाहिए। आपके पहला ऑप्शन मैं तो पहले जलेगा B1 चमकेगा दोनों बराबर। बैठिए चलिए भैया आप समझ लीजिए। और कोई बोलेगा? आपको नहीं पता होगा देवियों हम लोग मौन व्रत रहते हैं है ना, खाली घर में बोलते हैं। हाँ चलो देखो होता क्या समझ लो, कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। क्वेश्चन अच्छा है, पूछा भी जाता है ठीक। अभी हमने इसीलिए पहले स्टेटमेंट ये बोल दिया था कि भाई साहब इंडक्टेंस की प्रॉपर्टी होती है इनिशियली फाइनाइट रेजिस्टेंस जैसे वो काम करता है और फाइनली उसका रेजिस्टेंस 0 हो जाता है, यही बोला था ना ठीक। इंडक्टर लगा हुआ है, यहाँ रेजिस्टेंस लगा हुआ है। रेजिस्टेंस करंट का अपोज करता है लेकिन उतना अपोज करेगा जितनी उसकी कैपेसिटी होगी। मतलब वो जाने देगा, रोक नहीं पाएगा पूरा पूरा, उसकी वैल्यू घटा देगा बट रोक नहीं पाएगा। जबकि इंडक्टर की प्रॉपर्टी होती है पहले जाने ही नहीं देगा और बाद में पूरा पूरा जाने देगा। जैसे कुछ होते हैं बहुत स्ट्रिक्ट लोग होते हैं, आप देखेंगे बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं। जो स्ट्रिक्ट होते हैं ना ठीक, अगर वो जान गए कि आप अच्छे हो तो आपके लिए बड़े वो मतलब सॉफ्ट हो जाते हैं ठीक। वो स्ट्रिक्टनेस इसलिए दिखाई जाती है क्योंकि आप कहीं ऐसा ना हो बेअंदाजी करिए ठीक है। तो पहले अपने अंदाज में आ जाइए उसके बाद फिर ठीक। और जो होते हैं बहुत ढीले ढीले रहते हैं तो पता लगता है वो ठीक। तो वही कंडीशन आपका यहाँ पे क्या होगा बेटा, ये पहले एज ए इनफाइनाइट रेजिस्टेंस जैसे बिहेव करेगा। तो इनफाइनाइट रेजिस्टेंस जैसे बिहेव करेगा तो करंट को जाने देगा क्या? इनिशियली नहीं जाने देगा कि जाने देगा? कुछ भी नहीं जाता। अगर आप इंसुलेटर लगा दोगे बेटा, मतलब किसी इंजन क्या कहते हैं कुछ चालक ठीक, अगर इंसुलेटर लगा देंगे तो क्या करंट जाएगा वहाँ से? कुछ नहीं। करंट कुछ भी नहीं जाएगा। और जब नहीं जाएगा तो क्या ये पहले जलेगा क्या साहब? पहले वो नहीं जलेगा, इसलिए पहले कौन जलेगा? B2 जलेगा। ये बात समझ में आया? क्योंकि इसमें से करंट पहले जाएगा ही नहीं पाएगा यार, वो फाइनल रेजिस्टेंस जैसे बिहेव करेगा। तो जब यहाँ से करंट नहीं जाने पाएगा तब तक ये क्या करेगा? जल चुका। अब करंट बाद में यहाँ से भी जाना शुरू किया, जाते जाते ठीक। जब कंप्लीटली ग्रोथ हो जाती है यानी कि तब उस कंडीशन में क्या होगा, ये है कि कैपेसिटर कैसे तरह से कंडक्टर जैसे काम करने लगेगा। मतलब इसका रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या हो जाएगी? अब 0 जैसे बिहेवियर जैसे कंडक्टर काम करेगा। जब कंडक्टर काम करेगा तो यहाँ से करंट को रोकेगा क्या? करंट का अपोज नहीं करेगा ना ठीक। जब करंट का यहाँ से अपोज नहीं करेगा तो करंट अब यहाँ से क्या करेगा? ज़्यादा मात्रा में जाएगा। यहाँ पे रेजिस्टेंस है वो तो बना ही रहेगा हमेशा ठीक। तो रेजिस्टेंस यहाँ से करंट के जाने का अपोज करेगा, इसलिए मैक्सिमम करंट कहाँ से पास होने लगेगा? B1 से। और जब B1 से करंट ज़्यादा पास होगा तो चमकेगा कौन ज़्यादा? भाई जो ज़्यादा मेहनत करेगा वही चमकेगा ना। तो ज़्यादा जो करंट जहाँ से जाएगा वो क्या करेगा? वही ज़्यादा ग्रो करेगा। तो इसलिए B1 जो है वो ज़्यादा साइन करेगा बाद में। करंट पहले कौन ग्रो करेगा? B2। पहले जलेगा B2, पहले क्या करेगा? जलेगा B2 और बाद में कौन ज़्यादा ग्रो करेगा? B1 वाला। समझ गए? ऑप्शन C ही सही है ठीक। दोनों बराबर बराबर नहीं चमकेंगे बेटा। अच्छा आपने बोला तो दोनों साथ में जलेंगे? नहीं बोलते कि B2 जो जलेगा जो साइन है वो B1 ही करेगा क्योंकि B2 में हाँ।
अच्छा हाँ, ये तो आपने बोला था, लेकिन जलने के लिए कहा था अगर ऑप्शन रहेगा दोनों साथ में जलेगा तो साथ में जला देंगे। ये नहीं बोले। हाँ तो ये नहीं समझ में आ रहा था कि B2 को जलने के लिए बोला है और B1 को नहीं बोला, तो हम आपसे ये पूछ रहे थे कि B1 जल रहे कि नहीं। नहीं, B1 जलेगा लेकिन तुरंत नहीं, उसके B2 के जलने के बाद जलेगा। आप समझ गए ना? तो याद रखिए, अच्छा क्वेश्चन है, बना लीजिए। ठीक, ऑप्शन सही वाला लिख लीजिए। B1 विल क्या, B2 विल ग्लो इनिशियली, ठीक है, एंड फाइनली क्या, किसका ब्राइटनेस ज़्यादा होगा, ब्राइटनेस ऑफ B1 इज ग्रेटर देन B2। ठीक, बोल दो बेटा, लिख लीजिएगा। B2 लाइट्स ऑफ अर्लियर, वहीं पेंसिल उसका कर लीजिए। B2 लाइट्स अप, LIGHTS, लाइट्स अप अर्लियर। B2 लाइट्स अप अर्लियर एंड फाइनली B1 शाइन्स ब्राइटर देन, फाइनली B1 shines brighter than B2. Finally, B1 shines brighter than B2. Finally, B1 shines brighter than B2. बाद में B1 क्या होगा, ज़्यादा B2 की अपेक्षा करें, B2 की तुलना में। ठीक, तो ये केस आपका होता है, इसके बेस पर आप दिखा देंगे कौन का ब्राइटनेस ज़्यादा होगा, कौन सा ब्राइटनेस क्या होगा, कम होगा। ठीक, कर लेंगे अब। चलिए अब आगे पढ़ लिया जाए, करिएगा, समझ गए इतना? अभी हम लोग एडी करंट पढ़ लिया जाए कि वहीं पढ़ा जाएगा? ये 2-3 पॉइंट वहीं के हैं। ईडी करंट भी वही पढ़ते हैं, बहुत हाँ, मेटल में होता है, लेकिन सर उसका ट्रांसफार्मर में तो यूज होता है, तो ट्रांसफार्मर को पढ़ना पड़ेगा, ये भी जी पढ़ा सकते हैं, क्योंकि ट्रांसफार्मर से चैप्टर में पढ़ेंगे। लिख लीजिए। ईडी करंट, AC, अब ऐसा करते हैं, ये भी पढ़ ही लीजिए। AC, ठीक है, इसी समय पढ़ ही लीजिए, तभी शुरू किया जाएगा वहाँ पे। फिजिक्स में बहुत सीक्वेंस वाइज काट नहीं सकते, बहुत सीक्वेंस वाइज फिजिक्स पढ़ना पड़ता है। वही चीज़ें ना, कहाँ कौन रिलेटेड है, वो चीज़ें आपको ध्यान रखनी पड़ती हैं। देखिए LC ऑसिलेशन करिए, तब फिर एडी करंट पढ़ाते हैं। देखिए LC ऑसिलेशन बेटा, LC ऑसिलेशन, OSCILLATION, LC ऑसिलेशन, LC ऑसिलेशन लिखिए। LC ऑसिलेशन लिखिए। When a charged capacitor, when a charged capacitor C having initial charge Q naught, when a charged capacitor C having initial charge Q naught is discharged through a, have initial charge Q naught is discharged, DISCHARG, discharged through an inductor L, discharged through an inductor L हो गया। लिखिए द चार्ज एंड करंट इन द सर्किट, द चार्ज एंड करंट इन द सर्किट स्टार्ट ऑसिलेटिंग, इन द सर्किट स्टार्ट ऑसिलेटिंग, ऑसिलेटिंग बेटा, ऑसिलेट करता है, ऑसिलेशन पढ़ा है ना,
start oscillating simple harmonically हो गया, सिंपल हार्मोनिकली। आगे लिखेंगे इफ द रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट इज जीरो, लेकिन नो एनर्जी इज dissipated dissipated as heat, no energy is dissipated as heat, हो गया, no energy is dissipated as heat, ठीक। सो total energy associated with the circuit, total energy associated with the circuit is constant, बोला जाता है बेटा का सर्किट का इंडक्टेंस आपका क्या है, सॉरी रेजिस्टेंस की वैल्यू जीरो है। किसी चार्ज कैपेसिटर को के थ्रू हम एक इंडक्टर को कनेक्ट करेंगे, जैसे किसी चार्ज का कैपेसिटर के थ्रू इंडक्टर को अगर आप कनेक्ट करेंगे तो उस कंडीशन में क्या होगा, ये चार्ज कैपेसिटर है, इंडक्टर को इसके थ्रू हम लोग क्या कर रहे हैं बेटा, कनेक्ट कर रहे हैं इंडक्टेंस से कैपेसिटेंस सी का, ठीक। तो क्या कर रहे हैं, जैसे ही स्विच को आप ऑन करेंगे, यानी स्विच को जैसे ऑन करेंगे सप्लाई यहाँ से फ्लो होना शुरू करेगा। जब इस चार्ज की वजह से, कैपेसिटर की वजह से करंट यहाँ पास हो रहा है, ठीक, और सर्किट में कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तो यानी कि उसका लॉस एनर्जी का नहीं होगा। तो एक बार ये करंट के फ्लो में फिर आएगा चार्ज, फिर करंट चार्ज मतलब तो चार्ज और करंट क्या करेंगे, ऑसिलेट करने लगते हैं। क्या होने लगता है उनका, ऑसिलेशन। इसी को हम लोग LC ऑसिलेशन कहते हैं, क्योंकि इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस के बीच में चार्ज और करंट के का ऑसिलेशन हो रहा है विदाउट लॉस, इसीलिए नाम देते हैं LC ऑसिलेशन कहेंगे, ठीक है। डायग्राम बना लीजिए। पूछा जाता है टाइम पीरियड क्या होगा आपका ऑसिलेशंस का, या फ्रीक्वेंसी क्या होगी ऑसिलेशंस की, ठीक। तो लिखिएगा द फ्रीक्वेंसी, नीचे बन गया, नीचे द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन the frequency of oscillations is given by relation नीचे लिखिए ओमेगा इक्वल टू 1/√LC, 1/√LC, ठीक। और ओमेगा बराबर 2 पाई न्यू होता है, 1/√LC, या न्यू बराबर हो जाएगा बेटा 1/2 पाई √LC के बराबर हो जाएगा, 1/2 पाई √LC के क्या हो जाएगा आपका, इक्वल हो जाएगा। तो इसी को हम लोग LC ऑसिलेशन कह लेते हैं। क्या कहेंगे इसे, LC ऑसिलेशन कह लेते हैं, ठीक। न्यू फ्रीक्वेंसी है, लिख लीजिए, वेर न्यू इज फ्रीक्वेंसी। यूनिट क्या हो जाएगी बेटा, हर्ट्ज, क्या हो जाएगा, हर्ट्ज, ठीक। तो ऑसिलेशन की जो फ्रीक्वेंसी होगा न्यू इक्वल टू 1/2 पाई √LC मिलेगा। एक क्वेश्चन से हैं, कर लीजिए। फाइन, हाँ छोटा सा बना लीजिए। फ्रीक्वेंसी ऑफ LC ऑसिलेशंस, ठीक, LC oscillations when a charge capacitor having capacitance 2 microfarad is
connected with an inductor having inductance 8 into 10 to power 2, 8 into 10 to power 2 हेनरी, -2 का दो पावर में 8 इंटू 10 पावर -2 हेनरी, 8 इंटू 10 पावर -2 हेनरी। ठीक, एज शोन इन फिगर, ऐसे दिखा दो फिगर। ठीक, तो आपको ऑसिलेशंस की फ्रीक्वेंसी निकालनी बेटा। क्या निकालनी है आपको? फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन क्या होगा वो आपको डिटरमाइन करनी है। जल्दी करिए। कल हम लोग बेटा पढ़ेंगे ईडी करंट और इसके एप्लीकेशन जो आपके होंगे। ठीक, नाम खाली पढ़ना रहेगा किसमें यूज़ करते हैं, तो थोड़ा सा पढ़ के आइएगा ईडी करंट एंड इट्स एप्लीकेशन। ठीक, और उसके बाद आपका यहाँ बसा है, जैसा आप एक बार देख लेंगे बेटा, वो डायनमो शायद रिमूव कर दी गई है, ट्रांसफार्मर आपका एक बार चेक कर लीजिएगा। ठीक, जनरेटर एंड डायनमो चेक कर लीजिएगा। ठीक, हो गया। तीन सौ छाछठ दशमलव आगे बेटा 366 और लोगों का जल्दी करिए। देखिए वैल्यू अपना दिखा दिया, फार्मूला आपके सामने है। 0.1/2 पाई की वैल्यू 3 पॉइंट कितना 1 रूट एल की वैल्यू कितना दिया है? हाँ 2 माइक्रोफैराड 2×10⁻⁶ फैराड दिया है ना, सी की वैल्यू कैपेसिटेंस दिया है ना। हाँ सी की वैल्यू और एल की वैल्यू 8×10⁻² हेनरी, 8 into 10 to power -2 into 2 into 10 to power -6 हुआ ना। ये बराबर हो गया 1/2 into 3.14 अंडर रूट 8 to the 16 into 10 to power -8। बेटा इससे एलसीएम लेंगे तो 2 into 1 2 into 3.14 into देखो 16 का रूट करेंगे तो 4 हो जाएगा और 10 to the power 8 का रूट करेंगे 10 to the power -4 हो जाएगा। ये फैक्टर ऊपर चला जाएगा तो 10 to the power +4/4 to the 8 into 3 पॉइंट कितना 14। इसको हम लोग 10,000 लिख सकते हैं बेटा। 10 to the power 4 को 10,000 लिख सकते हैं अपॉन 8 into 10 3 पॉइंट कितना 14। 8 से काट दो बेटा, 8 बन जा बचा हो गया 2 हो गया 20 8 to the 16 ठीक हो गया कितना 4 8 5 40 1250 अपॉन 3.14 और 3 चौका 12 अप्रॉक्सीमेटली 400 समथिंग आना चाहिए। काउंट करिए कितना 366.2 इतना तक काटने कितना ही आया? 398.08 आ रहा बेटा। 398 398.08 लगभग आएगा। 398.08 ठीक हर्ट्ज। इतनी फ्रीक्वेंसी ऑसिलेशन की आपकी वहाँ पे होगी जिनके लिए इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस इतने दिए हैं। हो जाएगा, चलिए इतना कर लीजिए फिर अब कल करते हैं। ठीक आपको जी सर।
बेटा आज क्वेश्चन शुरू करते हैं, बहुत इम्पोर्टेंट है। गुड आफ्टरनून सर। आफ्टरनून बेटा, आफ्टरनून बैठ जाओ।